लोकसभा चुनावों की ही बात करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुट गई हैं और बीजेपी इस मामले में सबसे आगे है। लेकिन सिर्फ चुनाव प्रचार में ही नहीं, हाईटेक चुनाव प्रचार में बीजेपी सबसे आगे खड़ी है। भविष्य को पहले से भांप लेने वाले मोदी आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से तकनीक को साथ लेकर चलते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो तकनीक के माध्यम से वर्चुअल रैलियां करते थे और फिर उनके समर्थक उनके रिकॉर्ड भाषणों को रैलियों में चलाकर मोदी की उपस्थिति दिखाते थे। जहां पर मोदी नहीं भी पहुंचते थे वहां मोदी के रिकॉर्ड भाषण पहुंचे होते थे, जिनका नतीजा मोदी का विजय रथ कभी नहीं रुका और आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब तो सभी पार्टियां सोशल मीडिया और तकनीक का सहारा ले रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनावी उत्सव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का प्रयोग तो कर ही रही हैं, साथ ही इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। प्रचार में नई नई तकनीक का प्रयोग करने में बीजेपी अभी बाकी राजनीतिक दलों से आगे ही नजर आती है, क्योंकि पीएम मोदी तकनीक के मामले में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। पिछले साल दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को एआई तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में तमिल दर्शकों के लिए अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट किया गया था। हिंदी भाषण का तमिल में अनुवाद करने के लिए एक खास एआई टूल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि रियल टाइम में यानी कि वास्तविक समय में काम करता है। मतलब ये है, इसको समझा देती हूं कि भाषण होते वक्त ही तुरंत अनुवाद कर देता है ये एआई टूल। इसका फायदा ये हुआ कि मोदी ने तमिल के लोगों को हिंदी में बोलकर तमिल में समझा दिया, जिसका नतीजा तमिलनाडु में जुट रही भीड़ से भी इस वक्त आप देख सकते हैं। पीएम मोदी की तमिलनाडु की भीड़ यह दिखाती है कि तकनीक ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, और यह सब कुछ हुआ एआई टूल से। लेकिन एआई टूल भाषिणी यह है क्या, यह आपको मैं समझा देती हूं। भाषिणी एक एआई संचालित भाषा अनुवाद प्रणाली है, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन करने वाला एक टूल है, और इसका उद्देश्य उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल करके अलग अलग भारतीय भाषाओं के बीच की बाधा को तोड़ना है। साल 2022 में भारत सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक इसके जरिए 22 भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है। अब इसी का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी देश की दूसरी भाषाओं में यानी कि जो राज्यों की भाषा है उसी में अपनी बात पहुंचा देते हैं, और इसका नतीजा प्रधानमंत्री मोदी की बातों से लोग सीधा प्रभावित होते हैं और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता है। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। अब बात यह कि भाषिणी जरूरी क्यों है। भाषिणी भारतीय भाषाओं की बाधा को तोड़ देगी। ये खेलों में भाषा का बंधन तोड़ने के लिए, पढ़ाई में भाषा का बंधन तोड़ने के लिए काम आ रही है। आजकल वेब पर उपलब्ध ज्यादातर कंटेंट अंग्रेजी में होते हैं और उसके बाद चीनी और बाकी भाषाओं में। कोई भी भारतीय भाषा शीर्ष 10 की सूची में शामिल नहीं है, जो कि स्थानीय भाषाओं में कंटेंट की भारी कमी को दर्शाता है। साल 2021-22 में बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई थी, और इस मिशन को शुरू करने के पीछे का कारण एक सर्वे था। इस सर्वे में बताया गया था कि 53% भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब भाषिणी के जरिए उनकी मूल भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध होगा तो वो वेब का उपयोग करना शुरू कर देंगे, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसे संवाद का माध्यम बनाकर इस्तेमाल करके ये बताया कि वो एआई तकनीक का प्रयोग करने में भी सबसे आगे है। आने वाले चुनाव में बड़े नेताओं की रैलियां या फिर रोड शो के आयोजन में भी एआई तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। इस चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सबसे खास होने वाला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया
इन्फ्लुएंसर्स का सहारा तो लिया ही जाएगा, साथ ही एआई के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव में बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पूरे देश में प्रचार करना पड़ता है। वो प्रचार की तस्वीरें आप टेलीविजन चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से घर बैठे देखते हैं। दक्षिण भारत जैसे राज्यों में जब उत्तर भारत के नेता प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके भाषणों को अलग अलग भाषाओं में बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है। जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में किया, वो काम अब आने वाली रैलियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों और ज्यादा कर सकती हैं। और ऐसा करने से उनकी हिंदी स्पीच को, यानी कि जब वो हिंदी में रैलियों को संबोधित करेंगे तो उसको बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, उड़िया और मलयालम जैसी भाषाओं में भी दूसरे वहां के लोग, उन राज्यों के लोग सुन पाएंगे जो इन भाषाओं को समझते हैं। मतलब हर पार्टी अपने प्रमुख नेता को जनता से जोड़ने के लिए एआई का सहारा लेगी। जो नहीं लेगी उसका घाटा, और जो लेगी उसका फायदा उठाएगी। भारत तो छोड़िए, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में इस बार चुनाव में एआई का इस्तेमाल किया गया और ऐसा इस्तेमाल हुआ कि पूरा चुनाव बदल गया। पाकिस्तानी आर्मी ने धांधली से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की पार्टी को जीत दिला दी। दरअसल इमरान खान को जेल में बंद करने से पाकिस्तानी फौज और विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से आश्वस्त थीं कि अब तो जनता हमें ही वोट देगी। लेकिन इमरान खान की पार्टी ने उनके नए भाषणों में उनकी आवाज की कॉपी करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया और जनता को इस बात का यकीन दिलवाया कि ये इमरान की स्पीच है और जनता ने इमरान के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए बम्पर वोटिंग कर दी और उन आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ऐतिहासिक जीत भी मिलने लगी। लेकिन आखिरी समय फौज ने धांधली कर नतीजों को बदल दिया। अब अपने भारत में धांधली वाली बात तो होनी नहीं है। जो कि ज्यादा दम लगाएंगे, जो तकनीक को समझकर उसका शानदार इस्तेमाल करेंगे, वो जीतेंगे। और इसीलिए सभी पार्टियां इसका जमकर प्रयोग करने वाली हैं और करना शुरू भी कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। जितना सोशल मीडिया से प्रचार करने में फायदा मिलेगा, उतना ही झूठ फैलाने में भी, और इसी वजह से इसे लेकर चिंता भी है। आपको यह भी बताऊं कि पूर्व बीजेपी के नेता गोविंदाचार्य की अर्जी पर अक्टूबर 2013 में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी और इन नियमों के मुताबिक एआई के इस्तेमाल के नियम के 3 पहलू हैं। पहला, कंटेंट की सत्यता, दूसरा, एआई के इस्तेमाल का खर्च, और तीसरा, चुनाव सामग्री का नियमों के अनुसार अनुमोदन। सरकार ने देश में एआई के इस्तेमाल के लिए नए नियम बनाए थे जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए पता ही नहीं चलता। जानकारों का कहना है कि एआई तकनीक को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। फेक न्यूज या गलत जानकारी भी इस तकनीक के जरिए तेजी से फैल सकती है और इस पर अंकुश लगाना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े स्तर पर प्रयोग कर फोटो वीडियोस बनाए जा रहे हैं। एआई की मदद से एडिटेड फोटोज और मीम्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें पार्टी और नेताओं के अधिकृत पेज से नहीं, यानी कि उनके ऑफिशियल पेज से नहीं, बल्कि जो डमी अकाउंट बनाया जाता है उससे इनको वायरल किया जा रहा है। यानी डीप फेक की तरह से ही एआई का एक रूप है जिसका उपयोग विश्वसनीय, भ्रामक छवि और वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी डीप फेक के खतरे की बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी,
मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका। यदि किसी ने किसी के धर्म को लेकर कोई झूठी अफवाह फैला दी या किसी नेता का डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तो उस इलाके के चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से बदल सकते हैं। चुनाव में एक गलत जानकारी फैलने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार समर्थक लोगों ने एआई का दुरुपयोग किया और विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए डीप फेक वीडियोस बनाए। वहीं चुनाव के समय जनता को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की बाढ़ आ जाती है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जानकारों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे सोशल मीडिया मंच को चुनती हैं जो उन्हें बगैर ज्यादा पाबंदियों के और बड़े यूजर्स का साथ दे सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स यानी कि जो प्रीवियसली ट्विटर था, राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार का सबसे बड़ा मंच बन चुका है और इसीलिए एआई की तकनीक वरदान के साथ साथ श्राप ना बन जाए, इस पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। अमेरिका में सीनेट की खुफिया और नियम समिति के सदस्य सेनेटर बेनेट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा से पूछा है कि भारत के चुनावों में डीपफेक के इस्तेमाल से सोशल मीडिया में फर्जी और झूठी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उनका होमवर्क क्या है, तैयारी क्या है। इससे साफ है कि एआई के सप्लीमेंट से सोशल मीडिया में ऑडियो, वीडियो और डिजिटल कंटेंट का प्रसार करने के साथ साथ पार्टियां इसका ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल भी कर सकती हैं और ऐसे में यह बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसे चुनाव आयोग ही कंट्रोल कर सकता है और गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करके एक नजीर बनाई जा सकती है। और इसका जिक्र जब चुनावों का ऐलान हो रहा था तो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से भी किया गया था कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी को सर्कुलेट ना करें। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग इसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। इस चुनाव में सोशल मीडिया नेताओं के लिए जनता से संवाद करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। एक उम्मीदवार के लिए सोशल मीडिया पर 6 से 8 लोगों की टीम काम कर रही है। कहीं तो कहीं 12 से 15 लोग सोशल मीडिया टीम में शामिल हैं और प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसमें ऑन एन एवरेज 5 से 10 लाख रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं। कई प्रोफेशनल्स उम्मीदवारों का सोशल मीडिया का काम देखते हैं और ये प्रोफेशनल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं जो कि नेताओं की सोशल छवि दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये कंपनियां अलग अलग पैकेजेस के हिसाब से अपनी सेवाएं देती हैं। सोशल मीडिया पर रियल टाइम की जबरदस्त फाइट रहती है। पूरी टीम कोऑर्डिनेशन के साथ हर गतिविधि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है और ये काम सिर्फ कोई एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियां कर रही हैं, अलग अलग उम्मीदवार कर रहे हैं। बहुत से राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान गूगल के माध्यम से विज्ञापन पर, एडवर्टाइजमेंट पर अपना खर्च बढ़ा दिया है। विशेष तौर पर राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट पर बीते 3 महीने में मार्च तक खर्च लगभग 100 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ये रकम पिछले साल की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। पिछले साल इन 3 महीनों में सिर्फ 11 करोड़ के विज्ञापन चलाए गए थे। आपको यह भी बताऊं कि इन विज्ञापनों को सीधा राजनीतिक लेबल लगाकर चलाया जा रहा है और ये आंकड़े जो अभी मैंने आपको बताया ये 17 मार्च तक के हैं। गूगल ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को चुनावी विज्ञापन के तौर पर चिन्हित करता है जो राजनीतिक दल या किसी प्रत्याशी या फिर मौजूदा लोकसभा या विधानसभा सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि ये किसी एक राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन नहीं है, ये सभी पार्टियों के एडवर्टाइजमेंट्स हैं। हम आपको राज्य के हिसाब से बताते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य ने गूगल को एडवर्टाइजमेंट्स दिए। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये किसी पार्टी विशेष के नहीं है। जैसे गूगल को उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक राजनीतिक विज्ञापन मिले, इसके बाद ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात का नंबर है। जो कुल विज्ञापन खर्च है उसका 40% शीर्ष 5 राज्यों से आया है और ये परसेंटेज आपके सामने इस वक्त करोड़ में नजर आता है जो आंकड़ा है। अब आपको यह भी मैं बताऊं कि किस राज्य से गूगल पर विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया है। जैसे कि ग्राफ आपके सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश ने 11.4 करोड़ के विज्ञापन दिए,
ओडिशा ने 8.5 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट्स दिए, महाराष्ट्र ने 7.2 करोड़ के विज्ञापन दिए, तो तमिलनाडु ने 6.7 करोड़ के विज्ञापन दिए, तो गुजरात ने 6.5 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं। अब पार्टी वाइज भी जान लीजिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि उसका विज्ञापन सबसे ज्यादा होगा। गूगल के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी के बाद से अब तक बीजेपी ने सबसे ज्यादा विज्ञापन दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने गूगल पर विज्ञापन पर 30 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं और इस दौरान कांग्रेस ने लगभग 18 लाख रुपए खर्च किए। कुल रकम 86.4, कुल रकम का 86.4% वीडियो विज्ञापन पर खर्च किया गया है। जो बचा हुआ है 13.6% का पैसा, वो तस्वीर फॉर्मेट में विज्ञापन पर खर्च किया गया है। मतलब पार्टियों का ज्यादा फोकस वीडियो के जरिए संवाद करना है ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। अब 4 जून को यह पता चल पाएगा कि विज्ञापनों ने कितना कमाल कर दिया है और लोगों ने विज्ञापन देखने के बाद अपना क्या मन बनाया है।